तो दोस्तों, हम अनुच्छेद 15 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 15 में कहाँ भेदभाव न की जाए? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध यानी विभेद यानी रोकना। विभेद नहीं किया जाएगा यानी प्रतिषेध यानी राज्य रोकेगा। कौन रोकेगा? राज्य भी नहीं करेगा और राज्य रोकेगा भी। संविधान में यह बात लिखी। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, किसी क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध किसी के साथ नहीं किया जाए। मूल वंश यानी कौन? राम वंश का है, कृष्ण वंश का है, चौहान वंश का है, पृथ्वीराज वंश का है, रणवंश का है। ऐसा किसी भी बात से कोई किसी भी वंश का होगा, लेकिन इस हिसाब से उसके साथ वेद विवाह। जाति आप समझ रहे हैं, जाति समझ रहे हैं। लिंग में महिला पुरुष कोई भी हो, चाहे वह यहाँ तक कि थर्ड जेंडर की भी बात हो रही है। आप देखेंगे कोई महिला पुरुष है या तो अगर किसी कॉलेज में प्रिंसिपल है या कोई टीचर है तो उसकी समान वेतन होगी। ऐसा नहीं है कि कोई महिला है तो उसकी सैलरी कम। हालांकि आजकल कंपनियों में देखा जाता है कि बहुत सारी उसी पद पे महिलाओं की सैलरी कम होती है, पुरुषों की ज्यादा होती है। आप बॉलीवुड में देखेंगे, बॉलीवुड में एक्टरों की में पुरुषों की सैलरी, पुरुष को जितना एक्टिंग की फीस मिलती है उतना महिलाओं को नहीं मिलती, महिला एक्टरों की नहीं मिलती। यह भेद चल रहा है, लेकिन संविधान में इस चीज पे प्रतिषेध किया गया है कि ऐसा न किया जाए। फिर जन्म स्थान के आधार पे यूपी, बिहार, तमिलनाडु कोई कहीं का भी हो। अभी आप महाराष्ट्र में देखे थे कि वहां पे यूपी बिहार वालों को भगा रहे थे, इस हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तमिलनाडु में आपने देखा है कि एक नेता थे, वह कह रहे थे कि बिहार वाले, यूपी बिहार वाले हमारे यहाँ शौचालय सब है, जबकि ये गलत बात है। शौचालय साफ करते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वह भी एक कार्य है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस आधार पे वो कहीं ना कहीं अपमान कर रहे थे यूपी बिहार वालों का, जबकि यह बात संविधान में रोकी गई है कि किसी के आधार पे किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यूपी बिहार वालों के साथ ऐसा कई बार सुनने को मिल जाता है, जबकि यह बात गलत है। कोई कहीं का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, दक्षिण भारतीय है, उत्तर भारतीय है, कहीं का हो, लेकिन उस आधार पे प्रतिषेध और भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह इतना भेदभाव कहाँ नहीं किया जाएगा? नागरिकों के साथ। नागरिकों शब्द लिखा है, नागरिकों। कहा? नागरिकों के साथ। आप अनुच्छेद 14 में हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति में, हमने ये तो पढ़ा ही था अनुच्छेद 14 में कि व्यक्ति में कंपनी, निगम या कहीं आप खेल रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं तो वहां अगर आपके साथ भेद किया जाए तो उस लिविंग या नॉन लिविंग पर्सन के साथ के ऊपर आप मुकदमा करेंगे। लेकिन यहाँ व्यक्ति शब्द में अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द में देशी और विदेशी दोनों आएंगे। देशी और विदेशी दोनों आएंगे। देशी और विदेशी दोनों आएंगे, यानी कि विदेश से आने वाला कोई व्यक्ति अगर कहीं कर रहा है किसी का, तो उसके ऊपर भी हमारे देश का यही का कानून लागू होगा, चाहे वो कहीं का हो। या फिर हमारा यहाँ का व्यक्ति, कोई विदेशी यहाँ घूमने आया है या रहने आया है या कोई कार्य कर रहा है, पर्यटन स्थल ही है, कुछ पर्यटन स्थल पे घूमने आया है, तो वह उसके साथ अगर यहाँ का कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसके पर भी या हमारे देश का संविधान उस पर या हमारे देश के जो अन्य कानून है उसके ऊपर बराबर ढंग से लागू होंगे, चाहे वह देशी हो चाहे विदेशी हो। लेकिन अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, वह सब सिर्फ नागरिकों के ऊपर लागू होगा, न कि विदेशी व्यक्तियों के ऊपर। कभी कभी यह पूछ लेता है कि एग्जाम में कि देशी व्यक्ति कौन कौन से नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 यह सब नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं। आगे के भी है, उस पर भी बताया जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 14, 21 यह सब व्यक्तियों के ऊपर लागू होते हैं। आगे बता दिया जाएगा कौन कौन से लागू होते हैं, कौन कौन नहीं लागू होते हैं। ये आप ध्यान रखना, कम करके इसलिए बता रहे हैं जिससे याद रहे। अनुच्छेद 15, 16 ये सब नागरिकों पर लागू होंगे। अनुच्छेद 14 व्यक्ति, यानी व्यक्ति मतलब कि विदेशी व्यक्ति के ऊपर भी और देश में रहने वाले राष्ट्र के यहाँ का जो नागरिक है उसके ऊपर भी लागू होगा। लेकिन अनुच्छेद 15 सिर्फ यहाँ के नागरिकों पर लागू होगा। और कहाँ यह विभेद, जो शब्द कहा लिखा गया, यह विभेद कहाँ नहीं होगा, वह होगा अनुच्छेद 15A में। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 15A में, तो दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, मनोरंजन के स्थान, यानी जो भी सार्वजनिक स्थल है, कोई भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, आप वहां खाना खाने गए हैं, पता चला वहां आपके साथ कोई कह देगा अरे आप दलित है, आप बैठ के खा नहीं सकते, ऐसा नहीं कह सकता। वह विभेद नहीं कर सकता। राज्य भी नहीं कर सकता कि राज्य चाहे किसी जनरलों के लिए अलग से होटल बना दे। जैसे लिखा था ना पहले जब ब्रिटेन साम्राज्य था, तो उसमें लिखा था ना डार्क इंडियन नॉट अलाउड। तो ऐसी बात नहीं है, डार्क इंडियन आर नॉट अलाउड। अब वो सब नहीं चलेगा। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश, किसी भी राज्य का हो या किसी भी जन्म स्थान का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या चाहे थर्ड जेंडर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके साथ भी भेदभाव ऐसे स्थानों पर नहीं किया जाएगा जो दुकान हो, सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल, मनोरंजन के स्थान हो।
और एक साधारण जनता के लिए कुआं हो, तालाब हो, स्नान घाट हो, यहाँ भी कोई नहाने जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना है साधारण जनता के लिए कुआं हो। पता चला किसी के घर में कुआं बना हो, आप जाके कह देगा अनुच्छेद 15 में तो कहा है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, तो नहीं भाई, उसके घर का कुआं है, उसका प्राइवेट कुआं है, उसके घर का नल है, उसका प्राइवेट नल है, तो फिर वहां आप जबरदस्ती जिम्मेदार नहीं कर सकते। यह सार्वजनिक होना चाहिए, कोई पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए, सरकार द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए, या किसी व्यक्ति ने भी बनाया हो। बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति समाज के लिए बना देते हैं उनके कि सब यहाँ पानी पीने से, गर्मियों में बहुत सारे पब्लिक प्लेस पर पानी वानी पीने की व्यवस्था की जाती है। ऐसे जगहों पे साधारण जनता के लिए कुआं, तालाब, स्नान घर या पानी पीने वाले स्थानों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। किसी की प्राइवेट घर में अगर कुआं तालाब है तो वहां आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह भेदभाव सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक स्थानों के लिए बनाया गया है कि वहां आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए राज्य ने और भी कानून बनाए हैं। जैसे अगर किसी महिला के लिए या किसी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई कानून बना रहा है राज्य, तो आप वहां पे यह संविधान का यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा। जैसे पॉलिटिकल बातों में अगर आप चुनाव नाम देखेंगे तो एक बार जनरल होता है, फिर ओबीसी एससी होता है, फिर महिला होता है, तो महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण ज्यादा किया गया है। अभी बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाली थी टीचर में, उसमें 50% आरक्षण की बात की जा रही थी। यानी कि महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर कोई नया कानून, कोई योजना सरकार बना रही तो उसके लिए भेदभाव नहीं माना जाएगा, वहां अनुच्छेद 15 लागू नहीं होगा। बच्चों के लिए अगर कोई कानून बना रहा है सरकार या राज्य कि बच्चों के, स्पेशली बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए कोई योजना या ला रही है, तो वहां कोई यह जाके नहीं कर सकता कि आप लिंग या स्थान, जाति के नाम पे या लिंग के स्थान नाम पे भेदभाव कर रहे हैं, तो वहां यह लागू नहीं होगा। यह बात लिखी गई है अनुच्छेद 15(1) में, आर्टिकल 15 क्लास 1 में। अनुच्छेद 15 क्या कर रहा है? 15(1) स्त्रियों और बालकों के लिए, बच्चों के लिए अगर कोई विशेष उपबंध, कोई विशेष कानून या बनाया जा रहा है इन दो के लिए, तो वहां भेदभाव नहीं माना जाएगा। वहां यह नहीं कोई कह सकता कि जाति के आधार पर भेदभाव किया कि महिलाओं को क्यों ज्यादा दे दिया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं बहुत पिछड़ी थी, बहुत उनके साथ अन्याय हुआ है। पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, या फिर पहले सार्वजनिक स्थानों पर काम करने के लिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो वह उसके लिए सरकार चाहती है कुछ नया कानून बनाए, या बालकों के लिए कुछ नया कानून बनाए, विशेष उपबंध करे, तो वहां भेदभाव नहीं माना जाएगा। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 15(4), अनुच्छेद 15(4, वहां देख ले दोस्तों। ध्यान रखना बात यह है कि अनुच्छेद 15 जो धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, 5 आधारों पर जो भेदभाव मना किया गया है, वह अनुच्छेद 15(4) पे नहीं लागू होगा। पहला कहां नहीं लागू होगा? अगर सरकार अनुच्छेद 15 के ए में कहा है कि अगर महिलाओं या बालकों के लिए अगर कोई विशेष उपबंध कर रहा है तो वहां भेदभाव नहीं माना जाएगा। उसी तरह अगर राज्य सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, यानी समाज में कोई पिछड़ा व्यक्ति है जो बहुत ही अभी गरीब है, या शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा व्यक्ति है, या पिछड़े हुए नागरिकों को, ध्यान रखने की बात यह है, यह विदेशियों के ऊपर नहीं, नागरिकों के ऊपर। कोई विदेशी व्यक्ति घूम के आए, कहे हमको भी आरक्षण चाहिए, तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए बना है। और किसके लिए बना है? जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, और या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, यानी एससी हो, एसटी हो, या फिर समाज के रूप में वह पिछड़ा हो, शिक्षा के रूप में वह पिछड़ा हो, देखने के लिए वह भारत का नागरिक हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, तो उसके लिए आरक्षण का उपबंध अगर सरकार कर रही है, राज्य कर रही है, तो वह अनुच्छेद 15 के इन बातों में कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभेद माना जाएगा, ऐसा विभेद नहीं माना जाएगा। अगर समाज में कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप से अगर पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, या अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, तो राज्य उसके लिए अगर कोई आरक्षण की व्यवस्था कर रही है, या महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रही है, बच्चों के लिए कोई नया उपबंध बना रही है, तो इन सबके लिए अनुच्छेद 15 में भेदभाव, प्रतिषेध नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि वह भेदभाव किया जा रहा है इन लोगों के साथ। उसे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। यह बात अनुच्छेद 15 हमारा कहता है। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15 का सब क्लास 4 है। यह बात ध्यान से देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत तेज पूछता है। अभी अनुच्छेद 15(6) भी बना दिया गया, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 10% आरक्षण अब जनरल व्यक्तियों को मिल गया है, जो सामाजिक और या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको
अनुच्छेद 15 सब क्लास 6 में ईडब्ल्यूएस जिसे कहा जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसे कहा जाता है, जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको भी 10% के आरक्षण की सुविधा प्रोवाइड कर दी गई है। यह 15(4) है, वह 15 का सब क्लास 6 है। आर्टिकल 15(6) जो अभी बता रहे थे, ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जनरल व्यक्ति जो थे, जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं, उनको 10% की आरक्षण की सुविधा ईडब्ल्यूएस में कर दी गई है। आर्टिकल 15 भारतीय संविधान के संविधान संशोधन में 103वां संशोधन, भारत संविधान संशोधन 103 संशोधन किया गया है। 103 में संशोधन करके 15(6), यह पहले नहीं था, अभी हाल ही में यह संशोधन किया गया। 103 संशोधन करके ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई है। और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 15 सब क्लास 6 जोड़कर ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर में की समानता, यानी नौकरियों में, लोक नियोजन में नौकरियों में भी विभेद नहीं किया जाएगा। 15 कहां था? सार्वजनिक रेस्टोरेंट, तालाब, होटल, रेस्टोरेंट, विद्यालय, इन जगहों पे भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 की बात कर रहा था। 16 कह रहा कि यही सारी विभेद धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूल स्थान के आधार पे, ऐसा भेदभाव लोक नियोजन में नहीं किया जाएगा, यानी कि नौकरियों में भी नहीं किया जाएगा। यही अनुच्छेद 16 है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि नौकरी कहीं अगर किसी कंपनी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सार्वजनिक सरकारी कंपनी हो, वहां भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वही सारी बातें 16 सब क्लास 5 सब क्लास 6, यहां भी ईडब्ल्यूएस की वही व्यवस्था की गई है कि नौकरियों में उनके साथ वह भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16(4) में भी वही सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को, यहां 16(4) में भी वही बात, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को अगर नौकरी में प्रमोशन दिया जा रहा है तो वह भेदभाव नहीं समझा जाएगा। यह बात अनुच्छेद 16(4) में कहा गया। बाकी वही 16(6) में भी ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था, जो बात सारी 15 में बताई गई थी, वही सारी बात 16 में भी, बस इतना जानते रहेगी। वहां पे धर्म, लिंग, जन्म, निवास स्थान के आधार पे था, यहाँ पे नौकरी में है, नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 17। दोस्तों आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 कह रहा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबल, छुआछूत, यानी जो पहले आप देखे होंगे, इस पे सबसे ज्यादा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था, क्योंकि उस समय दलित व्यक्तियों के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था। गांव में आज भी मिल जाता है कहीं कहीं पर। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो भेदभाव था कि हमारे तालाब पे पानी नहीं पीना है, हमारे नल पे पानी पे, मुझे मत छूना, मेरे साथ मत बैठना, मेरे साथ कैसे तुम बैठ के खाने के लिए, यह सब बातें नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कोई कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए संविधान कानून बना सकती है, और कानून बना के उसमें सजा का प्रावधान कर सकता है, जो कि SC/ST एक्ट बनाया गया है। अनुच्छेद SC/ST एक्ट इसी के तहत बनाया गया है। यह बात लिखी गई संविधान में, अगर छुआछूत नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई छुआछूत करता है तो राज्य उसके लिए कानून बना सकती है, कानून बनाकर वहां सजा का प्रावधान कर सकती है। तो ऐसे ही इसी के तहत, अनुच्छेद 17 के ही तहत SC/ST एक्ट बनाया गया है सभी राज्यों में, जो एक्ट बनाया गया है, जो आज सभी राज्यों में लागू भी है। अगर कोई छुआछूत करता है तो अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है, और फिर राज्य उसके लिए अलग से कानून बना के वहां पे सजा का प्रावधान की है, जो SC/ST एक्ट के रूप में लागू है इस समय। अनुच्छेद 18 का था उपाधियों का अंत, यानी जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसे कौन से पुरस्कार हैं, पुरस्कार नहीं, उपाधि यानी कि जैसे PhD की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, उस तरह की जो उपाधियां मिलती हैं वह कौन सी ली जाएंगी और कौन सी नहीं ली जाएगी। तो जैसे शिक्षा से जो मिलता है हमें, शिक्षा के बाद जो भी हमें BA, MA, PhD, DLED की डिग्री जो भी मिलती है, वह एक उपाधि हो गई। लिखते ना आप, जब भी डिग्री निकालते होंगे तो वहां उपाधि लिखी जाती है। तो आप मान लीजिए आप PhD करके आए, तो PhD की डिग्री तो मिलेगी ही आपको। मान लीजिए शिक्षा में आपकी PhD की डिग्री है, तो डॉक्टरेट पर, या बहुत सारे आप अच्छे सार्वजनिक काम में अच्छे कार्य करते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट ही डॉक्टरेट की उपाधि दे देती है। तो यह उपाधि आप ले सकते हैं। फिर सैन्य में, कहा सैन्य यानी सैनिकों को, सैन्य में जो वीरता पुरस्कार मिलता है, जो भी वीरता पुरस्कार मिलता है,
जैसे अशोक चक्र, वीर चक्र, यह सब जो भी पुरस्कार मिलते हैं, या भी हम लोग पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब पुरस्कार मिलते हैं, यह सब उपाधियां आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी आपको पुरस्कार दे रहा है, कोई उपाधि दे रहा है, तो यह उपाधि लेने के लिए आपको राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी। किससे? राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी, सहमति। अगर कोई विदेशी देश अगर कोई विदेशी देश आपको पुरस्कार देना चाहता है, जैसे शाहरुख खान वगैरह को मिला है, या कोई ए आर रहमान को भी मिला था, अमेरिका में किसी म्यूजिक से संबंधित पुरस्कार दिया गया था। ऐसे पुरस्कार जब भी मिलते हैं, विदेश से कोई पुरस्कार आपको मिलता है, तो वहां पे आपको राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ती है। और सैन्य में पुरस्कार आप ले सकते हैं, शिक्षा में आप पुरस्कार ले सकते हैं, बाकी कोई पुरस्कार आप नहीं। अब कैसे पुरस्कार नहीं मिलेंगे? जैसे आप आधुनिक इतिहास पढ़ रहे होंगे, तो आप देखे होंगे गांधी जी को पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसको उपाधि मिली थी सर की, रविन्द्रनाथ जी को सर की उपाधि मिली थी, गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। तो राय बहादुर, पहले आप देखते होंगे राय बहादुर, इस तरह के जो उपाधियां मिलती थी किसी को, बहादुर, राय बहादुर, सर, कैसर हिंद, इस तरह के जो नाइटहुड, यह सब उस समय उपाधियां दी जाती थी, जो अंग्रेजों के लिए अच्छे काम करते थे, अंग्रेजों के समर्थन में ये उनको लगता था, तो उनको उपाधि दे देते जिससे हमारे समर्थन में कार्य करे। इस तरह से, हालांकि गांधी जी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको कैसर हिंद का उपाधि दिए थे। तो ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया, राय बहादुर का, कैसर हिंद का, नाइटहुड का, सर, जैसे जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं लॉर्ड वायसराय, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड, ये उपाधि थी लॉर्ड। तो इस तरह की उपाधियों का अब अंत कर दिया गया, ऐसी उपाधि नहीं ली जाएगी, क्योंकि यह ब्रिटिश के बनाए हुए उपाधि थी, इसलिए उसका अंत कर दिया गया। और उपाधि अब केवल सिर्फ शिक्षा में मिलेगा और सैन्य में मिलेगा। बाकी अगर विदेश से कोई अगर मिल भी रहा है, तो राष्ट्रपति की सहमति से वो उपाधि ली जाएगी, बाकी उपाधि अब नहीं ली जाएगी, सिर्फ दो चीजों में, शिक्षा और सैन्य को छोड़कर। तो ये हो गया अनुच्छेद 18। अब पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, यह सब नागरिकों के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक, यह है स्वतंत्रता का अधिकार। और यह भी देश के अनुच्छेद जो 19 है, यह भी नागरिकों के लिए ही लागू होगा। कहां? नागरिकों के लिए, नागरिक, न कि विदेशियों के लिए, यह नागरिकों के लिए ही लागू होगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद ABCD का क्या है, उसमें कौन कौन से 6 अधिकार दिए गए हैं। हालांकि पहले 7 अधिकार, एक और था संपत्ति का अधिकार, अब उसे हटा दिया गया है, अब 6 अधिकार इसमें भी है। वह कौन कौन से, वह हम पढ़ लेते हैं। ए, यहां लिखते हैं 19 का ए।
दोस्तों पहले या तीन हम देख लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 19 ए या ए बी सी आप देखते रहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछता है। तो अनुच्छेद 19 का ए क्या है? वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। वाक में क्या है? यानी हमें बोलने का अधिकार है। हम कहीं भी किसी भी मंच पे हम जो अपनी बातें रखना चाहे, ऐसे किसी भी मंच पे हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हम दलित हैं यहाँ नहीं आ सकते, या हम ओबीसी हैं नहीं आ सकते, या जनरल का कोई सामाजिक रूप से दृष्टि से पिछड़ा व्यक्ति तो उसे नहीं आने देगा, ऐसी बात नहीं। हर व्यक्ति अपनी बात सही ढंग से सम्मानित शब्दों से अपनी बातों को रख सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को बोल सकता है, उसे बोलने का अधिकार है। ध्यान रखना है। अब बोलने का अधिकार में कोई व्यक्ति कहते हैं हमें बोलने का अधिकार, तो गाली देने लगे, तो गाली देने का अधिकार नहीं है। कह दे कि हमें बोलने का तो अधिकार है, तो बोलने का अधिकार में गाली देने का अधिकार नहीं है। यहाँ रोक है, बोल सकता है सम्मानित शब्दों में, शब्दों का सही चुनाव करके वो अपनी बातें कहीं भी बोल सकता है, उसे बोलने का अधिकार है। दूसरा है अभिव्यक्ति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति मतलब क्या? अभिव्यक्त मतलब क्या है? अपनी बात को किसी तरह से अभिव्यक्त करना। जैसे सिनेमा के पर्दों पे आता है, यानी जो हम पिक्चर देखते हैं, रेडियो देखते हैं, अभिव्यक्ति यानी संकेत करना। संकेत में हम कोई बात बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, या साहित्य में लिख के कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, यह सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। जो हम रेडियो सुन रहे हैं, टीवी पे डायरेक्टर या राइटर अपनी बातें ही तो समझा रहा है, वहां पे कुछ कहना ही तो चाह रहा है, तो टीवी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से दिखा रहा है, वह सब व्यक्ति की स्वतंत्रता में। यहां तक कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता वह भी इसी में आएगा, अनुच्छेद 19 एक ए में आएगा। प्रेस की स्वतंत्रता यानी ये आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अभिव्यक्ति के कारण ही उसे प्रेस को भी बोलने की स्वतंत्रता है, अपना समाचार माध्यम से छापने की स्वतंत्रता है। यह सब स्वतंत्रता सब अनुच्छेद 19 एक में आएगा, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आएगा। आप ध्यान रखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता कहां है, तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 एक ए में है। एक ए में वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति माने संकेत करना, या जो टीवी रेडियो बाजा शब्द हम देख रहे हैं वो सब व्यक्ति में आ जाएगा। वाक यानी जो हम बोल रहे हैं या हम इस समय बोल रहे हैं, बोलने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 एक देता है। दूसरा हम पढ़ते हैं शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। शांतिपूर्ण क्या है? ये अनुच्छेद 1 बी में है। अनुच्छेद 19 1 बी में है शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन। शांति यानी हम कोई भी अपना सम्मेलन कहीं लगा सकते हैं। आप आईपीसी नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े होंगे तो जो व्यक्ति जानता होगा आईपीसी, तो आईपीसी में अनुच्छेद 141 है। 141 में आप विधि विरुद्ध जमाव नहीं कर सकते। यानी 5 लोगों से ज्यादा अगर आप कहीं भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो आप यह मान लीजिए कि आप विधि के विरुद्ध जमाव करें। लेकिन अगर वही विधि विरुद्ध जमाव अगर शांतिपूर्ण आप कर रहे हैं, अगर कोई भी 5 या 5 से ज्यादा भी व्यक्ति से मेला लग गया, मेला तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, कहीं प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, बस प्लेटफॉर्म, वहां तो 5 से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो अगर वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से कोई हथियार नहीं ले गए, यह कह लीजिए निरायुध, यानी कोई हथियार नहीं ले जा रहे हैं, कोई हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण से आप 5 या 5 से अधिक व्यक्ति भी मिलकर सम्मेलन करना चाह रहे हैं, कोई मंच लगा सकते हैं, जैसे रैली होती है वहां भी तो 5 से ज्यादा ही व्यक्ति हैं, तो ऐसे जगह आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण चाहिए। और इसी तरह यह संगम या संगम के लिए बनाने का अधिकार है। कोई व्यक्ति अपना संगम 5 लोग से ज्यादा अपना संघ बना के संगठन बनाना चाहे, जैसे आजकल बहुत संगठन चल रहे हैं, कोई पार्टी भी चुना लो, वो भी एक प्रकार का संघ ही है, संगठन ही है, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, या फिर बजरंग दल, बानर सेना, कायड़ी सेना, बहुत सारे आरएसएस, ये सब संघ ही तो हैं। कोई भी संगठन आप बनाने का अधिकार आपको है, लेकिन ध्यान रखें हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं देता संविधान। आप बहुत सारे लोग मिलकर हड़ताल कर दे, हड़ताल में तोड़फोड़ कर दे, कोई दरवाजा तोड़ रहा है, किसी का घर तोड़ रहा है, दंगा मचा दे रहा है, तो ऐसा करने का अधिकार आपको संविधान नहीं देता, इसलिए किसी भी तरह का हड़ताल करने का अधिकार नहीं। आप संघ बना, मंत्र दिल्ली पे में एक स्थान है जंतर मंतर, आप वहां पे देखिए आए दिन अपनी बातें रखने के लिए लोग जाते हैं, हड़ताल वगैरह करते हैं, वह इसमें आएगा शांतिपूर्ण। अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अभी हाल ही देखा संसद में एक लोग रंग फेंक दिए थे, तो वह अपराध है, वह अपराध है। 3-4 लोग मिलकर वहां संसद भवन में कोई कलर बम टाइप का फेंक दिए थे, तो वह अपराध है, वह नहीं कर सकते। शांतिपूर्ण ढंग से आप जंतर मंतर पे कहीं भी डीएम ऑफिस के सामने, सीएम के ऑफिस सामने, वहां पर अगर शांतिपूर्ण अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 1 ए में आ जाएगा। आप अपनी बातों को रखिए। संघ बनाने का या शांतिपूर्ण आपको सम्मेलन करने का अधिकार आपको है, लेकिन आप हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं है। यहाँ हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, सी तक हो गया, अब डी पढ़ते हैं।
दोस्तों आर्टिकल 19 में हम ए बी सी तक पढ़ सकते थे। ए में हमने क्या पढ़ा था? ए में हमने वाक्य या व्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी थी। बी में हमने पढ़ा था सम्मेलन या निरायुध करने का सम्मेलन, या कोई भी हम सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के। और सी में हमने पढ़ा था सी में हमने पढ़ा था संगम या संगठन बनाने का अधिकार। अब हम डी में पढ़ते हैं। डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण। डी में हम पढ़ रहे हैं भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध या संचरण, यानी हम अपने भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता हमें है। पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आ जा सकते हैं। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में बसने और रहने का अधिकार नहीं था, जो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन अब जा आ सकते हैं, रह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन दोस्तों एक बात और, भारत के राज्य में आबाद संचरण, कुछ ऐसी जगह है जहां रोका गया है, जैसे नक्सलियों का एरिया है जहां, या कोई ऐसा जगह जैसे मुस्लिम बस्ती बहुत है, या कोई हिंदू समुदाय, वहां पे कुछ ऐसा कार्य हो रहा है कि जहां किसी के आने से हो सकता है दंगा हो जाए। आपको लगता है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होगा दंगा हो जाएगा, तो वहां राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बनाकर रोक सकती है। जैसे आप नक्सलियों के एरिया में आप बढ़ेंगे, इधर पश्चिम बंगाल की तरफ कुछ जगह ऐसे हैं कि वहां अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां टाइम फिक्स किया गया, इतने से इतने बजे के बीच में आप नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, वहां टाइम फिक्स है, इतने बजे ही आप जा सकते हैं। उस समय आपकी गाड़ी का पंचर भी हो जाए तो आप टायर घसीटते हुए ले जाइए, लेकिन आप गाड़ी वहां रोक नहीं सकते। तो ऐसी कुछ जगह है जहां राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना के रोक सकती है, जैसे नक्सली आदिवासी का एरिया छोड़कर बाकी आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 1 के डी में मिलता है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी सर्वत्र आ जा सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, आने जाने के व्यवहार हम कर सकते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं ई, या ई लिखा है। ई में हमें कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास बस जाने का अधिकार है। यानी आप देखते होंगे बहुत लोग मुंबई कमाने गए, दिल्ली कमाने गए, हैदराबाद कमाने गए, वहां जाके बस गए, या मुंबई वाले कहीं और जाके बस गए, दिल्ली वाले कहीं और जाके बस गए। तो यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19(1) का ई देता है कि हम कहीं भी जाकर पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कि कहीं भी स्थान में हम रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं, बस जाने का अधिकार। हालांकि मुंबई में बीच में हुआ था, यूपी बिहार वालों को भगा रहे थे, लेकिन यही कानून था, यही संविधान का लाइन था जिसने हमारे वहां की यूपी बिहार वालों को रोक रखा है। तो बहुत सारे अपने राजनेता रोटी सेकने के चक्कर में राजनेता यूपी बिहार वालों को भगा रहे थे कि मराठियों को हम दे रहे हैं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, सब वहां पे बहुत ही अच्छे से रहते हैं। हम लोग मुंबई रहते हैं, जाते आते हैं, कोई भेदभाव वहां नहीं करता। लेकिन फिर भी कुछ नेता अपनी रोटियां सेकने की वजह से यह सब कार्य करते हैं कि हम उत्तर भारतीयों को भगाने का काम करते हैं कि ये यूपी बिहार वाले यहाँ का रोजगार छिड़ रहे हैं। जबकि ऐसी बात है, यहाँ रह सकता है, हर व्यक्ति रह सकता है, दावे के साथ रह सकता है, क्योंकि हमें अनुच्छेद 19(1) का अधिकार मिला है कि हम कहीं भी भारत में किसी भी जगह, मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है, बच सकता है, अपना जीविका उपार्जन कर सकता है, जो कि आगे हम जीविका उपार्जन जी में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों अनुच्छेद 19(a) का यह आया है, यह कटकुट का निशान है, यानी कि 44वां संशोधन था, जो हमने बताया था कि अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, बाद में 44वां संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300(a) में डाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है, यही था 44वां संशोधन। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19(a) का जी। अनुच्छेद 19(a) का जी कह रहा है कि वृत्ति या उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है, बशर्ते वह इलीगल ना हो। अब कोई अफीम बेचना शुरू कर दे, कोई गांजा बेचना शुरू कर दे, कोई बंदूक हथियार बेचना शुरू कर दे, या कोई बिना डिग्री धारक दवाइयां बेचना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकता। कह दे कि हमें जीविका उपार्जन करने का अधिकार मिला है, तो लीगली कानून के फॉलो करते हुए, संविधान में जो बातें लिखी गई उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति अपने जीविका उपार्जन करने का अधिकार है। चाहे फुटपाथ पे दुकान खोल के, कहीं भी फुटपाथ पे, हाईवे पे नहीं खोल सकता, किनारे जहां सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह इन लोगों के लिए जीविका उपार्जन करने के लिए उनको जगह प्रोवाइड कराए, मेला लगवाने का जगह प्रोवाइड कराए, जिससे वो अपना जीविका उपार्जन कर सके। तो कोई व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई भी प्रोफेशन अपना सकता है। यह नहीं है कि जैसे ना पहले ब्राह्मण ही पूजा सुनाएंगे, ब्राह्मण ही केवल शिक्षा दे, ऐसी कोई बात नहीं। अब दलित भी दे सकता है, और ब्राह्मण भी कोई नीचे का काम कर सकता है, दलित भी कोई ऊपर का काम कर सकता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अब यह भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि हमें अनुच्छेद 19(1) का
जी में अधिकार मिला है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रोफेशन कोई भी अपना सकता है, अपनी जीविका के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है, उसे अधिकार है यह। तो अनुच्छेद 19 एक जी तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 समाप्त होता है। कुछ बातें हैं जो 19(2) में मना की गई हैं, 2(3) में वह बातें हमने बता दी है। जैसे बोलता है कोई व्यक्ति तो गाड़ी नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति जहां राज्य सरकार ने जाने आने के लिए मना किया है, जैसे आदिवासी नक्सलियों का एरिया, तो वहां नहीं आ जा सकता, बाकी हर जगह जाने आने के अधिकार है। और निवास करने का अधिकार, निवास स्थान बनाने का अधिकार, जैसे जम्मू कश्मीर पहले घर बनाने का अधिकार आपको नहीं था, अभी हो गया है। उसके बाद कोई भी जीविकोपार्जन कर सकता है। अब जीविकोपार्जन में कोई बम बनाने लगे, बम बिना लाइसेंस का गांजा बेचने लगे, दारू बेचने लगे, दवाइयां बेचने लगे, तो ऐसा नहीं कर सकता। बाकी लाइसेंस बनवा के सरकारी जो नियम है अपना उसे फॉलो करते हुए कोई भी कार्य कर सकता है लीगली रूप से। यह अनुच्छेद 19(1) में था। 2 में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यभिचार नैतिक की व्यवस्था के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19(2) में बात लिखा गया है। अनुच्छेद 19(2) में न्यायालय की अवमानना का भी कोई पूछ लेता, न्यायालय की अवमानना पूछ लेता है कि न्यायालय की अवमानना कहां है, तो लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता और न्यायालय की अवमानना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यह बात लिखा है अनुच्छेद 19(2) में। अब आपका अनुच्छेद 19 जो इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक था वह हो गया है। बहुत अभी 19 पढ़ने के लिए बहुत डीप है, लेकिन एग्जाम को देखते हुए और बहुत प्री क्वेश्चन के लिए यह बहुत है, वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत है। इतने ही क्वेश्चन आते हैं अनुच्छेद 19 से। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 20। दोस्तों देखते हैं हम आर्टिकल 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 बहुत गहराई से समझने वाली बात है, लेकिन हम इसको आपको नॉर्मल से ऐसे बता देंगे, लेकिन आपको पूरी इसकी बातें जो है तीनों, इसमें 3 क्लाज हैं, 1, 2, 3, वो आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 20 का है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति अपराध के संबंधित में उसका कैसे संविधान हमारा कैसे उसकी सुरक्षा कर रहा है, कैसे संरक्षण कर रहा है, अगर किसी के साथ गलत ना हो जाए। जैसे क्लास 1 पढ़ते हैं। 1 में कह रहा है कोई व्यक्ति अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जब तक दोष सिद्ध न हो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा दिया गया है वह तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी दोष सिद्धि न हो जाए। पता चला किसी व्यक्ति के ऊपर कोई फालतू परेशान करने के लिए मुकदमा कर दिया हो कि इसने हमको मारा और ऐसे तुरंत उठा के सजा दे दे, ये गलत बात है। उसे साबित कीजिए, उसे लाइए, उसका प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए, दिखाइए आपकी उसने गलत किया है तो साबित किया जाएगा। यहां तक कि आपने देखा होगा याकूब मेनन या फिर कसाब जैसे मामलों में भी सबको पता था इसने बम ब्लास्ट किया है। ताज होटल पे भी जो बम फूटा था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें सबको सामने था, तब भी उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाकर उसकी दोष सिद्धि की गई, तब जाके सजा दिएगा। ऐसे नहीं कि वहां से उठाया गया और तुरंत लाके फांसी पे चढ़ा दिया गया। अच्छा खासा उस पर यानी कि हमारा संविधान कह रहा है कि हर व्यक्ति को सुनने का अधिकार दिया जाएगा, अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार है। हालांकि वो नागरिकों के लिए ही है, लेकिन अनुच्छेद 20 जो है यह नागरिकों के लिए नहीं है, यह व्यक्तियों के लिए भी है। यानी देश के व्यक्ति के लिए, नागरिकों के लिए भी है, और बाहर से कोई व्यक्ति है उसके लिए भी यह अधिकार है। यानी किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे मुकदमा करने का, उसे सुनने का, प्रस्ताव करने, अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाएगा। उसे साबित करने का मौका दिया जाएगा उसने अपराध किया है या नहीं किया। ऐसे डायरेक्टली किसी को अपराध से दंडित नहीं किया जाएगा, सजा नहीं सुना दिया जाएगा या कोई भी सजा उसे दे दिया जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 20 क्लाज 1 कह रहा है। इसलिए कसाब जैसे लोगों के ऊपर भी मुकदमा चलाना पड़ा, याकूब मेनन, ऐसे बहुत से आतंकवादी हैं, वो भी अगर पकड़े गए तो तुरंत फांसी नहीं दी। अभी आप देख रहे हैं हाल ही इनकाउंटर खूब हो रहे हैं यह गलत है, लेकिन अब हो रहा है तो हो रहा है। फिर अनुच्छेद 20 का क्लास 2 हम पढ़ते हैं। यहां लिखा गया कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे एक बार से ज्यादा दंडित, पता लगा किसी को चोरी में पकड़ लिए, दंडित कर दिएगा, फिर उससे 3 साल की सजा हो गई। चोरी में 3 साल की सजा है आईपीसी में, मान लो 3 साल की सजा उसने भोग ली है, फिर वो बाहर चला गया, पता चला
पुलिस वाले ने फिर उठा के लाया उनसे और फिर मुकदमा कर दिए। तो ऐसा नहीं होगा, जिस अपराध में जिस व्यक्ति को एक बार सजा हो गई है उसी अपराध में दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। फिर दोबारा वो कोई गलत कार्य कर रहा है, फिर से वह रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो उसे दोबारा फिर होगी सजा, उससे अधिक सजा होगी, लेकिन उसमें सजा नहीं होगी जिस अपराध के लिए उसे एक बार दंडित कर दिया गया है। यह बात अनुच्छेद 20 क्लास 2 कह रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास 3 कह रहा है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी के लिए क्या तुमने मारा है, बताओ तुमने मारा है, यह जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यहां तक कि देखेंगे आप नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है उसमें भी जब तक व्यक्ति कहता नहीं कि हाँ मेरा टेस्ट करा दिया जाए या डीएनए टेस्ट मेरा कराया जाए, तब तक उसका डीएनए टेस्ट या पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता। एक केस था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, इसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जब तक उसकी सहमति न हो तब तक उसका नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि नार्को टेस्ट में भी तो क्या होता है कि एक मशीन लगा के, नार्को टेस्ट में तो एक इंजेक्शन होता है ड्रग टाइप का, उसे देकर थोड़ा सा अचिंतनीय अवस्था में उसे डाल दिया जाता है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता है। तो अब आप कॉन्शियस हो गए, अब वह कोई बात बोल रहा है तो अपने कंसेंट पर बोल रहे हैं, इसकी मतलब उसकी सहमति तो है ही नहीं। जब उसकी सहमति है ही नहीं तो फिर उसे कैसे मान लिया जाए। इसीलिए नार्को टेस्ट के लिए सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि नार्को टेस्ट बिना उसकी सहमति के नहीं लिया जा सकता, डीएनए टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट बिना उसकी सहमति के नहीं लिया जाता, क्योंकि ऐसे में भी उसकी सहमति आवश्यक है किसी भी व्यक्ति को। हाँ, लेकिन यह बात आपको ध्यान देने वाली, यह बात सिर्फ क्रिमिनल में लागू होती है। एक सीएम थे एनडी तिवारी, यानी नारायण तिवारी जी, शायद वही तो थे, उन्हीं की एक बार टेस्ट की बात आई कि एक लड़का था, उसने कहा कि ये हमारे पिता हैं, तो बात आने लगी डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ, वो उनके पिता है कि नहीं, क्योंकि वो मान ही नहीं रहते कि मेरा बेटा है या मेरा बेटा है, मान ही नहीं रहता। और लड़का कह रहा था नहीं मेरे पिता है। तो डीएनए टेस्ट की जब बात आई तो उसमें यह बात किया गया सिविल के मुकदमे, यानी कि अगर कोई पिता पुत्र का संबंध देखना हो या कोई और मामला हो इस तरह का, तो सिविल के मामले में डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट कराया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल के मामले में नहीं कराया जा सकता। तो फिर हालांकि फिर उस एनडी तिवारी जी का, उन्होंने अपना मेडिकल का बहाना लगाया मैं बीमार हूं, लेकिन जबरदस्ती उनका टेस्ट कराया गया और शायद वह बच्चा उन्हीं का निकला बाद में, तो ऐसा हुआ है। तो सिविल के मामले में नार्को टेस्ट कराया जा सकता है और क्रिमिनल के मामले में नहीं करा। अभी आफ्ताब का मामला आया था जिसमें 35 टुकड़ों में एक लड़की थी, इसको उसने काट दिया था 35 टुकड़ों में, उसके नार्को टेस्ट की बात हो रही थी, शायद सहमति न देने की वजह से हुआ या नहीं हुआ, बात का हमें न्यूज नहीं पता, लेकिन वहां बात हो रही थी। तो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ इसलिए नहीं कराया जा सकता क्योंकि वह स्वयं के विरुद्ध साक्षी के लिए बात हो जाती है, और कोई व्यक्ति अपने ही विरुद्ध कोई ऐसा साक्ष्य नहीं देगा जिसमें वह खुद अपराध में फंस जाए, तो ऐसे साक्ष्य देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। यह हमें अनुच्छेद 20 का क्लास 3 कह रहा है। इसलिए अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कोई जबरदस्ती किसी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब तक उसकी सहमति न हो, वह चाहे न कि हम अपने विरुद्ध साक्ष्य दें, तब तक दंडित नहीं किया जाएगा। एक बात यह हो गया, एक ही अपराध में 2 बार के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, और जब तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक उसे भी सुन न लिया जाए। अगले व्यक्ति को हो सकता है उसे फंसाया जा रहा हो, इसलिए ऐसे यह लाइन लिखी गई कि एक ही व्यक्ति को 2 बार नहीं, एक ही व्यक्ति को जब तक उसकी दोष सिद्धि न हो जाए तब तक उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यह हो गया हमारा अनुच्छेद 20। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत गहराई से इसे आप पढ़ लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा इस अनुच्छेद 20 को। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये अनुच्छेद 20 क्लास 2 बहुत तेज पूछता है। अनुच्छेद 20 क्लास 2 का यह इंपॉर्टेंट है, यह बहुत तेज पूछता है 20-2 वाला। बाकी अब अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता, बहुत ही गहरा है, छोटी सी लाइन है लेकिन गहराई बहुत है, इसमें लंबा लेक्चर जाएगा अनुच्छेद 21 पे। अगर बनाया जाए तो 5-6 घंटे का बन सकता है, लेकिन इतना लंबा नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि 10-5 मिनट में ही समझा देंगे, लेकिन गहराई है अनुच्छेद 21 में। फिर 22-23 और कल से 21 से लेके प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 21 से 30 तक का कल के वीडियो में हम उसे पूरा पढ़ा दें। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा और मौलिक अधिकार बहुत डिटेल पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। पूरे संविधान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक मौलिक अधिकार है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट्स थोड़ा और बढ़े जिससे हमारा प्रोत्साहन हो, हम उत्साहित हो और वीडियो रेगुलर और 2-3 सब्जेक्ट पे लेकर आएंगे वीडियो। आप लोग अगर ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए, धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारा लाइक बढ़ रहा है, तो आपको इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।